हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज से हम जीके जीएस और हिंदी का एक मिक्स टेस्ट सीरीज करेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं यूपी जेल वार्डन, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या फिर जितनी भी परीक्षाएं जिसमें हिंदी और प्लस जीके जीएस पूछा जाता है उस सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। हम कुल 75 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसमें आपको हिंदी और जीके दोनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोचिंग कहीं पे भी कर रहे हो लेकिन टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अपना आंकड़ा पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज से टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे। चलिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है महेंद्र वर्मन, दूसरा दिया है नरसिंह वर्मन, तीसरा दिया है परमेश्वर वर्मन, चौथा दिया है नंदी वर्मन। तो देखिए जो महाबलीपुरम का सप्त मंदिर है ये नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें जो है धर्मराज रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, नकुल रथ मंदिर, सहदेव रथ मंदिर और द्रौपदी रथ मंदिर प्रमुख हैं। सबसे बड़ा धर्मराज रथ है मंदिर है और सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ मंदिर है। चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका मैप भी देख लेते हैं हम लोग। ये है वो मंदिर, ये मंदिर परिसर है जो महाबलीपुरम में स्थित है। और ये जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए जो आपका तमिलनाडु राज्य है ये है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में यहाँ पे स्थित है महाबलीपुरम, यहाँ पे ये मंदिर स्थित है। ये एक और चित्र है, इस तरह से बना हुआ है। देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं, ये सब रथ के आकार पे बने हुए हैं मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है चेदी, दूसरा दिया है कदम्ब, तीसरा दिया है हर्यक, चौथा दिया है कलिंग। तो देखिए आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये चेदी वंश के थे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं दोस्तों। ये एक महान सम्राट थे और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की जो हाथी गुम्फा है उसमें इनका बिना तिथि का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें खारवेल के बचपन के बारे में, शिक्षा के बारे में, राज्याभिषेक के बारे में तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यह अभिलेख खारवेल इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है तमिल कविता का, दूसरा दिया है तमिल व्याकरण का, तीसरा दिया है तमिल वास्तुशास्त्र का और चौथा दिया है तमिल राजशास्त्र का। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है सही हो जाएगा। ये तमिल व्याकरण का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये जो है तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है। इसके लेखक तोलकाप्पियम है और यह जो एक व्याकरण ग्रंथ है इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की नियमावली का भी ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन से इलाके को जीत नहीं सके थे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है गुजरात, दूसरा दिया है बुंदेलखंड, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया है मालवा। तो देखिए दोस्तों, जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे वे एक महान शासक थे और इनके ऊपर मतलब इन्होंने बहुत सारा साम्राज्य जो है जीता था और इन्होंने कितना 1720 से 40 ईस्वी तक शासन किया था। मतलब ये पेशवा रहे थे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में सब जीतने के बाद उड़ीसा को नहीं जीत पाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बाजीराव का जीता हुआ साम्राज्य था
इसमें से देखिए दोस्तों, इन्होंने ये वाला हिस्सा इतना इधर दिल्ली तक ये सब इन्होंने जीता था, लेकिन जो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है इधर का पूरा, ये नहीं जीत पाए थे। बंगाल, उड़ीसा, बिहार उस टाइम पूरा एक ही था, तो इसको नहीं जीत पाए थे, और बाकी इतना बीच वाला हिस्सा इन्होंने जीत लिया था। ये पूरा मराठा साम्राज्य का पूरा विस्तार क्षेत्र है कि मैक्सिमम मराठा साम्राज्य ने भारत पर कितना राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया इब्राहिम लोदी, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है बलबन। तो देखिए जो सेना को वेतन देने की प्रणाली थी, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये जो दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था। अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी, ये पूछा गया आपसे दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया ग्वालियर, दूसरा दिया मालवा, तीसरा दिया है जयपुर और चौथा दिया है बीजापुर। तो दोस्तों जो अहिल्याबाई थी, ये जो है मालवा, ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मालवा क्षेत्र की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया सिराजुद्दौला, दूसरा दिया मीर जाफर, तीसरा दिया कासिम और चौथा दिया मीर कासिम और चौथा दिया निजामुद्दौला। तो देखिए जो है बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई थी दोस्तों, ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच? तो अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज जो है एक तरफ थे। इन सबों के बीच जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो जो मेयर हेक्टर था, हेक्टर मुनरो, इसने जो है अंग्रेजों की कमान संभाली थी। और इस तरफ जो है ये सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों एक तरफ थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है 1927 में, दूसरा दिया 1928 में, तीसरा दिया 1929 में, चौथा दिया 1930 में। तो देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष भी माने जाते हैं ए जिन्ना, इन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव जो है 1929 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन के में सहायक संधि प्रणाली का सूत्र प्राप्त किया? तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया वारेन हेस्टिंग, दूसरा दिया लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा दिया कॉर्नवालिस और चौथा दिया लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है कि जो भारत में सहायक संधि थी, इसका सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस क्षेत्र में पूछा है? मतलब तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में, डोलेमाइट में। तो जो राजस्थान का एकाधिकार है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये होगा जस्ता में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जस्ते का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। पहला दिया हल्दिया, दूसरा दिया बॉम्बे, तीसरा दिया है आपका नेवेली और चौथा दिया डिगबोई। तो देखिए जो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, ये डिगबोई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, असम में। यहाँ जो है 1866 से तेल के कुएं की खुदाई की गई थी और इस क्षेत्र में 1890 में 202 मीटर की गहराई तक तेल प्राप्त किया गया था। देखिए इसका मैप भी देख लेते हैं कहाँ स्थित है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये भारत का नक्शा है और ये आपका जो है, देखिए जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों आपका असम है, असम राज्य, ये इधर ऐसे करके असम राज्य है। तो यहाँ पे डिगबोई स्थित है।
डिगबोई तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया कर्नाटक, तीसरा दिया है आपका कश्मीर, चौथा दिया है तमिलनाडु। तो जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। कर्नाटक जो है आपका शहतूत कीट पालन में सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया अमोनियम सल्फेट, दूसरा दिया यूरिया, तीसरा दिया डाई अमोनियम फास्फेट और चौथा दिया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए जो आपका यूरिया है दोस्तों ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अमोनियम यूरिया का जो आपका फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है, इसको देख लीजिए। इस लिखते हैं NH2 का होल ट्वाइस और CO इस तरह से लिखते हैं, या फिर इस तरह से लिखते हैं, NH2 CO NH2 इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया कांडला, दूसरा दिया कोच्चि, तीसरा दिया मुंबई, चौथा दिया विशाखापत्तनम। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा। जो मुंबई है ये सबसे विशाल है, सीधा सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा है मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पत्तन की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया है आपका इंडस नदी, दूसरा दिया है यांगसी नदी, तीसरा दिया है हांगहो नदी, चौथा दिया गंगा नदी। तो जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये आपका यांगसी नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ स्थित है। ये आपका विश्व का मैप, ये है आपका विश्व का मैप। ये है दोस्तों एशिया। एशिया में देखिए दोस्तों ये छोटा सा है आपका जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है चाइना। चाइना में दोस्तों यांगसी नदी बहती है। अब देखिए चाइना का एक मैप यहाँ दिया है। देखिए चाइना के कितने क्षेत्रफल पर ये बहती है। तो ये यहाँ से शुरू होकर इस तरह से चाइना में बहती है। तो और बड़े मैप पे देख लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है यांगसी नदी। ये कहाँ गिरती है। तो ये प्रशांत महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम है, मतलब अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, फिर दूसरा दिया है, मतलब ये इस तरह से आपको बताना है कि सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इस तरह से ये वाला सिंबल लगा के आपको करना है। दूसरे में दिया अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मतलब इसी तरह से आप पढ़ लीजिए। देखिए आंसर बताते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। सबसे बड़ा कौन सा है चलिए मैप पे बताते हैं आपको। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। देखिए ये वर्ल्ड मैप है। देखिए दोस्तों ये जो है आपका ये पूरा एशिया है, जितना भी ब्लू में दिख रहा है आपका एशिया है। और ये इतना जो है यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये जो है उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। तो देखिए सबसे पहले किसमें जो है एशिया महाद्वीप दिया है। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है इसी में दिया है। तो एशिया के बाद अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा एशिया, उसके बाद उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया फिनलैंड, दूसरा दिया स्विट्जरलैंड, दूसरा दिया स्वीडन, तीसरा दिया न्यूजीलैंड, चौथा दिया ग्रीनलैंड। तो देखिए दोस्तों जो झीलों का वाटिका है ये फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिनलैंड कहाँ है इसके मैप में चलिए देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो दोस्तों दिया है ऊपर का मैप, ये वर्ल्ड मैप है और उसमें ये यूरोप दिया है। यूरोप में ये आपका हरा कलर का जो है, ग्रीन कलर का, ये है आपका फिनलैंड। और ये छोटे में देखिए दोस्तों ये है आपका यूरोप महाद्वीप।
ये आपका जो हल्के ग्रीन में है ये यूरोप महाद्वीप है, और जो ये है ये फिनलैंड है। और फिनलैंड में देखिए दोस्तों जो ये वाइट वाइट जो दिख रहा है सब आपको, ये जो है झील है, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से लेके 22 तक दिया है। इसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है इसमें दिया है वाक्य की स्वतंत्रता, और आदि कुछ विषय इसमें संरक्षित है। और 20 में दिया है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 21 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में दिया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से में संरक्षण। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जो आपके सांसद हैं ये लोग जो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करते हैं। और किस चीज़ों का निर्धारण करते हैं? तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके बारे में जो अनुच्छेद 214 से 231 तक संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करे। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में राय प्राप्त की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोई विधेयक इनमें से केवल व्यय अंतर्लित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय इनमें से शामिल नहीं है, उसे वो कौन सा है? जो ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया है। केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 110 में लिखा हो उसके बारे में बताना है कि वो धन विधेयक मतलब व्यय से संबंधित है और अनुच्छेद 110 में लिखा है लेकिन उसमें शामिल नहीं है, तो उसमें क्या बताना है आपको? केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा दिया है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा दिया है केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। चौथा दिया है केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ये सही हो जाएगा। ये जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए जो दोस्तों 110 में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 110 में ये धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद। तो इसमें जो है अगर ये लिखा है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट है, उसमें कोई विषय नहीं शामिल है, तो ये किसी भी सदन में हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई विषय शामिल है तो केवल जो है आपका लोकसभा ही प्रारंभ कर सकता है, मतलब लोकसभा के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संसदीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दिया भाग 2 में, दूसरा दिया भाग 3, तीसरा दिया भाग 4 और चौथा दिया भाग 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 124 से 147 तक है, 124 से 147 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है आपका पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव आवश्यक हो जाना चाहिए। दूसरा दिया है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तीसरा दिया है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और चौथा दिया है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर सकते हैं। तो जो देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ एवं राज्य क्षेत्र से दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें से पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो देखिए तीनों जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था किस डेट में? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। जो भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर तथा उनमें निकाले गए निष्कर्ष का विचार कीजिए, तब बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन दिया है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देने पर क्या हो निष्कर्ष निकलेगा? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहला दिया है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। दूसरा दिया है भार प्रारंभ में पहिया फिसलने लगते हैं। तीसरा दिया है एक बार गाड़ी चल पड़ती है उसके बाद घर्षण कम हो जाता है। और चौथा दिया है अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार गाड़ी जब चल पड़ती है तो घर्षण कम हो जाता है, धक्का लगाने पे फिर चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया सिस्मोग्राफ, दूसरा टेथोस्कोप और तीसरा दिया है कोमोग्राफ और चौथा दिया है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया वो कौन सा था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको जल्दी से अपना आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, स्पुतनिक 1 मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था जो कक्षा में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑडियोग्राफी, लेक्सोग्राफी, हेलोग्राफी, चौथा दिया फोटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेलोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण मतलब पथरी जो है किसका पाचन प्रभावित करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया वसा, दूसरा दिया प्रोटीन, तीसरा दिया कार्बोहाइड्रेट और चौथा दिया न्यूक्लिक अम्ल। तो जो पथरी है जब पित्ताशय में होती है तो ये जो है आपका वसा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वसा को नहीं पचने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया, पहला मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दिया कैल्शियम फॉस्फेट और चौथा दिया है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, आपको बताना है। तो पहला दिया है नगर का प्रथम नागरिक होता है, दूसरा दिया है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तीसरा दिया है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, चौथा दिया है कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए पहला जो है 1 2 दिया है, दूसरा दिया है 1 2 3 और तीसरा दिया है 1 2 3 4 और चौथा दिया है सभी सही है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। तो देखिए आंसर बताते हैं इसका, चलिए हम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। जो मेयर है क्या कहलाता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर, और नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है उत्तर प्रदेश के सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है, चौथा दिया उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन और चौथा दिया है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका
ए होगा, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या ही ज़्यादा है दोस्तों, तो कामगार रहेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया आगरा में, दूसरा दिया इलाहाबाद में, तीसरा दिया लखनऊ में, चौथा दिया है आपका वाराणसी में। तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पे है ये आपको बताना है। पहला दिया कानपुर, दूसरा दिया लखनऊ, तीसरा दिया आगरा, चौथा दिया नोएडा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इनसेट 4A। जो इनसेट 4A ये इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है जो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले स्रोतों को घटते हुए क्रम में सजाएं। तो देखिए पहला दिया है आपका जीवाश्म ईंधन, दूसरा दिया है जल ऊर्जा, तीसरा दिया परमाणु ऊर्जा। इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले स्रोत कौन है। तो देखिए ऑप्शन आप पढ़िए और आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो जीवाश्म ईंधन है ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु ऊर्जा। सबसे अधिक जो ऊर्जा देगा ये जीवाश्म ईंधन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा दिया रूस, तीसरा दिया कनाडा, चौथा दिया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। रूस जो है सर्वाधिक भू परिणाम वाला मतलब सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए इसको हम आपने एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं। देखिए आलू और शिमला, ला और ला लास्ट में है तो ये शिमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लखनऊ में ये स्थित है। और अगर यही भारत की जगह पे केंद्रीय लिखते, केंद्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हिंदी स्टार्ट हो गया। रस की निष्पत्ति किससे होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहला दिया अस्थायी भाव, दूसरा दिया विभाव अनुभाव, तीसरा दिया संचारी भाव और चौथा दिया सब उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है। रस की निष्पत्ति तभी होगी ये जब तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी को पता है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इसमें से कौन सा तत्सम है। देखिए ऊन जो है आपका तद्भव हो जाएगा, ऊंचा भी तद्भव हो जाएगा, उल्लू भी तद्भव हो जाएगा, उष्ण जो है उष्ट जो है आपका तद्भव तत्सम हो जाएगा। इसका होता है ऊंट तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए निर्वासित में जो प्रत्यय लगता है बाद में लगता है और वह इत जो है हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी ही करवाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन सा है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा अयोग्य वाह है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंक और राह जो होते हैं ये अयोग्य वाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद, लक्ष्मी, श्री किसके पर्यायवाची हैं। तो देखिए जो है लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है पद्य है, श्री है और रमा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है और काली समय का पर्यायवाची है। और ये द्रव्य जो है इसको आप कमेंट करके बताइए किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन ये हैं। इसमें से देखिए कौन सा शुद्ध लिखा है, इसको हम पढ़ देते हैं। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। दूसरा दिया वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता। तीसरा दिया है यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। और चौथा दिया है यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों के लिए
नीचे दिए गए विकल्पों में वाक्य के प्रयोग को चिन्हित कीजिए। तो देखिए दिया है क्या, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है मिश्र वाक्य, दूसरा दिया है संयुक्त वाक्य, तीसरा दिया है आपका सरल वाक्य, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरल तो है नहीं और संयुक्त भी नहीं है, क्योंकि इसमें और किंतु परंतु आता है तब। ये तो की दिया है, इसलिए मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उष्ण शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया ताप, दूसरा दिया शीत, तीसरा दिया गर्मी और चौथा दिया वर्षा। तो देखिए उष्ण जो है, उष्ण ताप और गर्मी तो एक ही हो जाएगा और वर्षा नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा शीत। उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा सही होगा, आप इसको जल्दी से रीड करिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सही अर्थ है समाप्ति और फसल की बाधा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या अर्थ का बोध होता है उसे हम नाप या तौल नहीं सकते पर गिन सकते हैं, क्या कहलाती है, किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा दिया व्यक्ति, तीसरा दिया द्रव्य और चौथा दिया भाववाचक। तो जिसको हम नाप तौल सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जहाँ 2 स्वर्ण मिलते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया गुण, दूसरा दिया अर्थ, तीसरा दिया दीर्घ, चौथा दिया व्यंजन। तो जहाँ जो है 2 स्वर्ण मिलते हैं, जैसे आ मिल जाए, या बड़ा मिल जाए, या छोटी छोटी मिल जाए, या छोटी बड़ी मिल जाए, या छोटा बड़ा मिल जाए, इस प्रकार से जहाँ मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से समास का भेद नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया द्विग समास, दूसरा दिया बहुव्रीहि, तीसरा दिया पुनरुक्ति, चौथा दिया द्वंद्व। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समास का भेद नहीं है, पुनरुक्ति जो है ये समास का भेद नहीं है। द्विग भी होता है, बहुव्रीहि, द्वंद्व होता है, और कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, और कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका ये 3, दूसरा दिया 4, तीसरा दिया आपका 2 और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो देखिए आभास और अभ्यास दिया है, तो सही क्या होगा, आभास मतलब क्या होता है, अनुभूति, और अभ्यास मतलब होता है कसरत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है। तो देखिए मतलब दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध दिया है। देखिए पूर्व का पूर्वी दिया है, महिष का भैंस दिया है, तीसरा दिया है आपका अमर का भौरा दिया है, और मास का महीना दिया है। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व का पूर्वी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया चौथा है, दूसरा दिया है मथनाई, और तीसरा दिया है जटिल, और चौथा दिया है पढ़ाई। तो जो 56 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृत्य प्रत्यय है पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, मूर्धा। और तालव्य वाला कौन सा है, ये तो च वर्ग है। नासिक के जो है लास्ट वाला जो है ड़ या ये सब, और दंत क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो देखिए पहला दिया है उदार और अनुदार, दूसरा दिया है न्यून और अल्प, चौथा दिया है आपका, तीसरा दिया है अक्षम और सक्षम, तीसरा दिया है, चौथा दिया निर्लज और सलज। तो देखिए इसमें से कौन सा विपरीतार्थक नहीं है आपको बताना है। तो 58 नंबर क्वेश्चन इसका वी सही हो जाएगा, न्यून भी दिया और अल्प दिया, ये दोनों कम कम का ही है, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में कौन सा एक युग्म सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए।
देखिए दिन दिन दिया है, चिर चिर दिया है, अंतर वही दिया है, और कर्म कर्म और क्रम दिया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतर और वही, ये सही हो जाएगा, और बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भव प्लस उक का संधि शब्द कौन सा होगा? तो भावुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निशा में विचरण करने वाले का सामासिक पद क्या होगा? तो निशाचर हो जाएगा। देखिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निशाचर, ये सही लिखा है और सारी वर्तनी में कमी है, और ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? तो उदित उदयगिरी मंच पर, देखिए किस तरह से लिखा है, इस हिसाब से आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो जो 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद हैं? अर्थ अलंकार के भेद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हेम का पर्यायवाची है, पहला दिया तुषार, दूसरा दिया है तुहिम, तीसरा दिया कनक और चौथा दिया है कटक। तो जो हेम है, हेम जो है कनक का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौकन्ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सावधान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तैयार होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तैयार होना का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमर कसना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोथा चना बाजे घना का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही होगा, आपको सही से आंसर बताना है। देखिए चारों आप रेड कर लीजिए। देखिए जो पहला दिया बहुत अधिक बोलना, दूसरा दिया ओछे व्यक्ति अधिक दिखावा करते हैं, और तीसरा दिया है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, चौथा दिया है बहुत शोर मचाना, शोर करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अटका बनिया देवे उधार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, दूसरा दिया है उधार देना, तीसरा दिया गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, और चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दवा देने पर सब कुछ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया बहुव्रीहि, दूसरा दिया द्विगु समास, तीसरा दिया कर्मधार, चौथा दिया विभव समास। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया अकर्मण, दूसरा दिया है अल्पक, तीसरा दिया है अकिंचन, चौथा दिया है नगड़। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही हो जाएगा, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए ये एक गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है। तो इसमें 71 से 75 तक के क्वेश्चन है। देखिए बच्चे और खिलौने का संबंध सदैव ये रहा है, इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना। वह यह भी कह सकते हैं कि खिलौने के बिना हम बच्चों की दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे हम बच्चों को खिलौने खरीद कर दे या ना दे, बच्चे अपनी किसी न किसी चीज़, चाहे वे टूटे फूटे डिब्बे हों या किसी तरह की अन्य सामग्री, वो खिलौने की शक्ल दे देते हैं। हम बच्चों को एकदम छुटपन से ही मुंह से या खिलौनों से अजीबोगरीब आवाज़ निकालने पर बहलाते हैं, और बच्चे बहल भी जाते हैं। यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, खुद भी चीज़ों को तोड़ कर खिलौने बनाने में अपनी रचनात्मक कार्य का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों की इस रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए उन्हें भरपूर मौका दिया जाना चाहिए। देखिए और भी आगे लिखा है, पहले हम गौर करें कि बच्चे अपनी रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए हम अपने अतीत में गोते लगाएं और उनके बचपन की दुनिया में झांके, तो तरह तरह के खिलौनों का खजाना हमारी स्मृति में निकल कर आता है। ढेर सारी माचिस की खाली डिब्बियों को बिल्कुल सरल तरीके से जोड़कर रेलगाड़ी बनाना, कागज़ से बनाई जाने वाली ढेरों चीज़ों जैसे नाव, हवाई जहाज, तितली, नाग आदि क्या क्या नहीं बनाते थे।
तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया है। पहला दिया अनुच्छेद में इस बात की ओर संकेत किया गया है। कौन सी बात की ओर? तो पहला दिया बच्चों को खिलौने खरीद देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, आपको सही आंसर बताना है तो इसको आप रीड करिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को खिलौना बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे खिलौने बनाने की अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खिलौने बच्चों की कौन सी मतलब क्या बढ़ा देते हैं? तो देखिए उनकी जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ बच्चों के लिए दूरबीन बन सकती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से कौन सा दूरबीन बन सकता है, आप अपने हिसाब से बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, टूथपेस्ट का खाली डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को उभारने के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए आप अनुपयोगी परंतु सुरक्षित सामान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल 75 क्वेश्चन किया है जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे जेल वार्डन हो गया, यूपी पुलिस का फॉर्म आने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट होगा, या फिर जो आपका यूपी लेखपाल है, या जो भी परीक्षा है जिसमें जीके जीएस और हिंदी पूछा जाता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं जैसा भी आपको लगा हो। धन्यवाद दोस्तों।